90। अच्छा जी, आज किस टाइम आ जाएंगे जुमे के बाद? आज नहीं, चलें फिर मंडे को थोड़ा सा कर लेंगे, 3:15 बजे मंडे को थोड़ा सा कर लेंगे, जैसे आप कहते हैं, जैसे, बिल्कुल कोई मसला नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कल आपसे जो है वो शेयर हुआ था थोड़ा सा रिवीजन प्लान। ज़ाहिर बात है चैप्टर की मेन थ्योरी तो नज़र मारनी होती है, लेकिन जो है वो अगर कुछ ना कुछ जैसे नज़र मारनी हो तो IS 38 में ये एक सफ़ा है, आपको पता है एंड के ऊपर IS 38 जाके खोलेंगे तो यहाँ से भी एक मोटी मोटी तो नज़र ज़रा मारी जा सकती है। मेन तो चैप्टर रिवाइज करने से ही होता है, समरियों से मेन चीज़ नहीं होती, लेकिन कोई हल्की फुल्की कभी नज़र मारनी हो तो ये IS 38 में यहाँ से नज़र मारी जा सकती है। इसी तरह IS 41 के अंदर अगर आप जाके देखें तो IS 41 के ऊपर एंड पे भी, अब ये डिस्क्लोजर्स तो यहाँ से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो किताब से ही पढ़ने ज़्यादा बेहतर है, लेकिन IS 41 में भी ये मेन सफ़ा है, ज़रा मोटी मोटी चीज़ें एक दफ़ा बंदा अगर इनको नज़र मार लेता है तो जहन में रह जाती हैं ये IS 41 में। और इसी तरह जो है वो IS 21 में भी एक सफ़ा बना हुआ है, वो वैसे मैंने कभी खोला नहीं था, मुझे याद करा दीजिएगा, हम कभी डिस्कस कर लेंगे। IS 21 में भी एक सफ़ा बना हुआ है, तो इससे भी ज़रा IS 21 की काफ़ी रिवीजन जो है वो हो जाती है। तो इसमें एक बात आप देखेंगे जो आने वाले दिनों में कि IS 21 में सारे गेन लॉसेस जाते हैं P&L में, लेकिन अगर रीवैल्यूएशन गेन लॉस सरप्लस में जा रहा है तो हमने देखा था ऑटोमेटिकली वो जो फेयर वैल्यू गेन लॉस था वो भी कहाँ चला जाता था, OCI में चला जाता था। याद आ रही है किसी को ये बात? याद आ रही है किसी को ये बात? ऐसी मिसाल दे रहा हूं, लैंड आपने जो है वो $10 की खरीदी, $12 की हो गई, अब ये $2 क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। $2 क्या है? लेकिन अब $10 ₹60 के, अब वही $12 जो है 60 की बजाय शायद 62 का हुआ हो, तो ऑटोमेटिकली जब आप रिवैल्यूएशन की कैलकुलेशन करते थे डॉलर्स के अंदर तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता था कि एक्सचेंज गेन भी और रिवैल्यूएशन गेन भी दोनों ही कहां चले जाते थे? OCI में। याद आ रही है ये बात? ओके, चलिए रिवाइज करेंगे, सवाल आपको मैंने बता दिए रिवीजन प्लान में, उनसे इंशाल्लाह आपका गुजारा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर IS 41 है उसकी भी है, IS 21 है उसकी भी है। इसी तरह वो कौन सा अल्लाह आपका भला करे स्टैंडर्ड है, IFRS 16 में तो वो जो 4 पेजेस हैं शुरू में, पता है आपको, मशहूर 4 पेजेस, वो कोई भी सवाल है वहां से खोल के देखा जा सकता है। IS 12 में तो आपको पता है हर चीज़ अलग अलग ही है, तो IFRS 9 में तो वैसे ही 4-5 सफ़े मेन है हमारे जिनसे आपने नज़र मारनी है चीज़ों को। IFRS 8 में भी शायद समरी एक जगह पे दी हुई है, IFRS 8 के एंड पे जाके देख लीजिएगा, वहाँ भी समरी दी हुई है। अच्छा जी, अब आप हजरात तशरीफ़ ले आएँ कल वाले सवाल पे। IS 28 निकालें, पेज नंबर बताएं। पेज नंबर पॉज कर दो। अच्छा भाई, कल ये सवाल किया था हमने पेज नंबर 262 पर, तो इसमें हम एडजस्टमेंट कर रहे थे, जिन लोगों ने नहीं भी क्लास ली कोई मसला नहीं, अभी आज जाके ले लीजिएगा। ये हम एडजस्टमेंट कर रहे थे VII। तो ये जो डिविडेंड है पर शेयर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अगर आपने पर शेयर डिविडेंड की परसेंटेज निकालनी हो तो कैलकुलेटर पकड़ें, 5 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, 5 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, तो 5 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितना आ गया? 50%। तो डिविडेंड बताएं कितना अनाउंस हुआ है? 50%। अब आप पकड़ें शेयर कैपिटल, किसका? एसोसिएट का। एसोसिएट का शेयर कैपिटल पकड़ें और एसोसिएट का शेयर कैपिटल पकड़ के मुझे बताएं कि कितने % डिविडेंड है 1000 ज़रब 50%। लेकिन ये तो पूरा येलो सफा आ जाएगा, 1000 ज़रब 50% ज़रब 30% करें 1, और कल भी हमने कितना निकाला था, किसी को याद हो? 150 निकाला था। तो ये दोनों तरीके पता चल गए। अच्छा, अब तरीका क्या होता है? एसोसिएट का पूरा शेयर कैपिटल पकड़ें, उस पर डिविडेंड की परसेंटेज लगाएं और फिर उस पर हमारा शेयर लगाएं। यह भी तरीका सही है, या हमारे नंबर ऑफ शेयर्स पकड़ें
फिर उस पर तो परसेंटेज लगी हुई है ना, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स पकड़े और उसको डिविडेंड पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरीके से रिजल्ट सेम आएगा। अच्छा आगे चलें जी, पॉइंट नंबर वी आई, बीएल एक्वायर्ड द शेयर होल्डिंग, बीएल ने एक्वायर किए शेयर होल्डिंग इन टीएल बाय ट्रांसफरिंग बीएल्स लैंड हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 690 एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ, अच्छा ये इन्वेस्टमेंट ना वर्किंग 7 वाली है, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग 7 डेबिट, बोले किससे, जल्दी जल्दी बताएं, वो पेज 27 वाली एंट्री कितने से, 932 से, ये ओरिजिनल एंट्री कर रहा हूं मैं। हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ, व्हाट इज दिस, लैंड, व्हाट इज दिस, 690, व्हाट इज गेन, 242, ये पेरेंट का एसेट है ना, पीएनएल के सवाल में अदर इनकम में जाएगा, 242, रॉन्ग एंट्री, द इन्वेस्टमेंट इन पेरेंट बुक्स वाज रिकॉर्डेड एट कैरिंग वैल्यू ऑफ लैंड, तो बताएं किससे एंट्री भी, इन्वेस्टमेंट डेबिट लैंड क्रेडिट, कितने से, 690। अब रेक्टिफाइंग एंट्री बोले, इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से, 242 और अदर इनकम 242, नोट करें पेज 262 पे ही, और फिर मुझे इसकी पोस्टिंग बताएं। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि मैं इस एडजस्टमेंट को सवाल के अंदर कैसे लेके जाऊं, इस एडजस्टमेंट को सवाल के अंदर कैसे लेके जाऊं। आपकी बात अपनी जगह बजा के रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करनी चाहिए। चले मैं रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करता हूं। मैं जाके मिसाल देता हूं आपको, मैं जाके वर्किंग नंबर 7 के अंदर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन ए खोल के मैं रेक्टिफाइंग एंट्री करता हूं जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, समझ आई समझ आई समझ आई समझ आई, बोले ना, ये यही आती है ना, इन्वेस्टमेंट डेबिट, और P&L में अदर इनकम में जाके 242 कल हमने शो कर दिया था, ठीक है जी, ये रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट हो गई। अब मुझे बताएं कि इस रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करने की वजह से मेरा वर्किंग 7 क्यों आउट हो रही है, वर्किंग 7 में मसला अभी तक पड़ा हुआ है, वर्किंग 7 में अभी तक मसला पड़ा हुआ है, ये फिगर मेरी निकल नहीं रही। ये जल्दी बताए ना मेरे भाई, उसने सवाल में बैलेंस शीट का डेटा दिया ही नहीं, उसने सवाल में गलत वाली इन्वेस्टमेंट्स दी नहीं। ढूंढे जरा कहीं सवाल में गलत वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं, ढूंढे कहीं सवाल में गलत वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं, P&L के आइटम्स दिए हैं बस, बोले उसने सवाल में गलत वाली इन्वेस्टमेंट्स दी नहीं। अब आप अगर कहें व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट्स एज पर क्वेश्चन, दो इट इज नॉट अवेलेबल, बट अगर क्वेश्चन में अवेलेबल होती तो मेरे ख्याल से वो अवेलेबल होती गलत वाली, वो गलत वाली, और इन दोनों को जब मैं जमा कर दूं 690 प्लस 242 तो जवाब वहीं पहुंच गया 932। लेकिन जो लोग कहते हैं मैंने इतना ज्यादा नहीं सोचना, तो वो पेपर में फिर कुछ भी ना कीजिएगा, वो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, ओरिजिनल वाली फिगर 932 यहां लिख दीजिएगा, जो मर्जी उनको समझ आ रहा हो ये वाली फिगर जरूर लिख आइएगा, ताकि उनको ये वाले पूरे मार्क्स मिल जाए 932। जो लोग कहते हैं ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग से, असल में ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज करना सबसे बेस्ट मेथोडोलॉजी है। अगर सवाल में
अनएडजस्टेड डाटा अवेलेबल हो तो रेक्टिफाइंग एंट्री ही क्या करें अगर सवाल में अनएडजस्टेड डाटा अवेलेबल है। अब मैं ऐसे बोंगी तो नहीं मारता सवाल में कि वर्किंग 7 में मैंने इस कतर के किंग को दिए ही 242 है, मैंने दिए ही 242 है या 242 रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट है। आप मुझे बता दें इसके साथ जबरदस्ती लिख सकता हूं एज पर क्वेश्चन, जबरदस्ती अगर क्वेश्चन में दी होती तो गलत कितनी दी होती 690। और अगर थोड़ा सा कोई आपको डर है पेपर में तो फिर आप लोग कुछ भी ना कीजिएगा, आप लोग चुप करके ना बस ये वाले मार्क्स ले लीजिएगा, आपके बाकी एंट्री भाड़ में जाए 932 वाले मार्क्स तो मैं लूँ ना, ओरिजिनल वाली फिगर यहां लिख दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर ये बिल्कुल नहीं पूछेगा दो फिगरों को जमा करके किया क्या किया, ही नोज कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह सही कर दिया। ठीक है जी, तो आप बता दें पोस्ट करने की कितनी ऑप्शंस हैं, 2, या तो अनएडजस्टेड फिगर गिवन नहीं है, या तो रेक्टिफाइंग एंट्री करके अनएडजस्टेड फिगर खुद सोचें क्या है, वो क्या है 690, या अगर टाइम नहीं है पेपर में तो फिर ओरिजिनल को पोस्ट कर दें। ठीक है जी, लेकिन अदर इनकम जरूर रिकॉर्ड कर दीजिएगा क्योंकि ये तो अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना भूल गया था। डन जी, क्लियर। ये दोनों एडजस्टमेंट्स, वो जो कल आप लोगों ने जाते जाते कहा था हल्का फुल्का हैवी हो गया, तो ये इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जरा रिवाइज करा दूं। ओके, अगली एडजस्टमेंट, ये इंशाल्लाह ना आप लोग फ्रेश माइंड के साथ आए, ये वाली एडजस्टमेंट हम करेंगे। जो काम मैं कर चुका हूँ और वो काम उसने भी कर लिया है तो उसको रिवर्स करा देंगे, ये कोई मेरी नज़र में इतनी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट नहीं है, इसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। बाकी जी सवाल में अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं था, इमीडिएट कैश पेमेंट थी, फर्दर कैश पेमेंट थी, इंटेंजिबल्स की, बाकी सवाल में कुछ नहीं था अल्लाह का शुक्र। अब हमारा एक सवाल रह गया पास पेपर क्वेश्चन 6, वो इंशाल्लाह हम फिर कभी जो है इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी, अब हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल एक्सेलेंट। आप लोग आए IFRS 9, आप लोग तो मत निकालें, कल मैंने इनको पेज बांटा था IFRS 9 वाला, उस पेज की तरफ आ जाएं। अगर हमारा किसी एंटिटी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बोलें, तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं कि हम 20% शेयर जी खरीदें, हमारे 10% शेयर हो और एक डायरेक्टर हो, फिर भी हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब बोलें, अगर हमारा किसी कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स को 3 तरीके से शो किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट को कॉस्ट पे भी शो किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट को IFRS 9 के मुताबिक भी शो किया जा सकता है, और इन्वेस्टमेंट एसोसिएट को इक्विटी मेथड के मुताबिक शो भी किया जा सकता है। ये एंटिटी की पॉलिसी है, जो मर्जी तीनों में से पॉलिसी बना ले। दूसरी बात, लेकिन अगर हमारा किसी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नहीं कह सकते, चाहे उसके 22% शेयर ही क्यों ना हो, चाहे उसके 25 ही क्यों ना हो। कई दफा सवाल कहता है कि हमारे पास 20-25% किसी के शेयर हैं लेकिन कोई चलाने ही नहीं दे रहा हमें इन्फ्लुएंस, तो कई लोग होते हैं डोमिनेटिंग नेचर के, वो फिर हमें फारग कर देते हैं। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर अल्लाह का शुक्र है हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, फिर हमारे पास चॉइस अवेलेबल नहीं है, फिर जो पॉलिसी है हमारी वो स्टैंडर्ड ने बता दी है, फिर हम पॉलिसी में चॉइस नहीं ऑप्ट कर सकते, तो फिर यही वाला करेंगे हम। किसके मुताबिक डील करेंगे चीज़ों को, IFRS 9 के मुताबिक। अच्छा जी, इस बेस के ऊपर कल हमने क्लास में लाइन पढ़ी थी, ये देखें, ये लाइन ना पकड़ी गई ना तो बस फिर आप पकड़े गए, फिर वो मार्क्स पूरे के पूरे फारग हो गए। हमारे इदारे ने क्लासिफाई कर दिया है इन्वेस्टमेंट इन जुबलिएंट को एज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का मतलब ये नहीं समझ ला आप लोगों ने वर्किंग 7, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का मतलब है कि हमारा उस पे क्या है सिग्निफिकेंट। अब हमारे पास ये 3 चॉइसेस अवेलेबल हैं सेपरेट किताबों में, कंसोलिडेशन का तो जिक्र ही नहीं कहीं हो रहा, सेपरेट किताबों का सवाल है। हमारे इदारे ने क्लासिफाई कर दिया है इन्वेस्टमेंट इन जुबलिएंट
को इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट, यानी कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस समझ लिया हमने, एंड अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड। और जाहिर बात है फिर कौन सी चॉइस ऑप्ट की है वो तो सवाल बताएगा, भाई बातें ना करें हाइब्रिड में। फॉर और इसको हमने क्या क्या किस में डाल दिए, इक्विटी मेथड में। बाद में पता चला कि हमारा तो इन्फ्लुएंस ही नहीं है। आप बता दें इक्विटी मेथड में डाल दिया है क्योंकि मैंने इसको समझा था सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाली हैं। सवाल ने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं लिखा हुआ, लेकिन सवाल ने लिखा है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हुई है, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को मैंने इक्विटी मेथड में डाल दिया। बाद में पता चला सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही नहीं है। अब मेरे पास चॉइस अवेलेबल है या कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं, अब मैं क्या लगाऊंगा, तो मुझे इक्विटी मेथड वाली एंट्रीज करेंगे और IFRS 9 पे ले जाएंगे। और इसमें मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि एंट्रीज 4 किया करनी है तरतीब से। कौन कौन सी, दरख्त खरीदा इन्वेस्टमेंट, फल आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फल बांटा डिविडेंड, और फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट। तो ये 4 तरतीब से एंट्रीज किया करनी है, ये इंशाल्लाह हो जाया करेंगे चीजें। डन, ओके। IAS 37 निकाल लें। कोई बच्चा सारी क्लासों में बता दे कि इसने क्लास वर्क वाले जो 2-3 सवाल हमने किए थे, 2 ही किए थे, वो घर में जाके लिखे हैं अपने हाथ से, 1 2 और कोई 3 4 5। एक्सेलेंट हाइब्रिड में। और जी अच्छा माय डियर, कंसोलिडेशन का होमवर्क कितने लोग करते थे? मसला क्या है, दिल नहीं करता, करते हैं, लिखना पड़ता है। कोई बंदा रख लें साथ चपेड़े मारने के लिए। अच्छा माय डियर, come on page number, come on guys, come on page number 335। आज हम पढ़ने लगे हैं रीस्ट्रक्चरिंग, आज हम पढ़ने लगे हैं रीस्ट्रक्चरिंग। कल हमने पढ़ा था रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट के तो 4 रूल थे। हम तो आपके जमाने में जो बातें टीचर बताते थे हम घर जाते हुए रास्ते में रिवाइज पता नहीं करते थे नहीं करते थे। तो 4 रूल थे रीइंबर्समेंट के। रीइंबर्समेंट सिर्फ तब रिकॉर्ड करनी है जब आपकी रीइंबर्समेंट मिलना वर्चुअली सर्टन हो। रीइंबर्समेंट प्रोविजन से ज्यादा नहीं हो सकती। रीइंबर्समेंट विल बी शोन एज अ सेपरेट एसेट। इन बैलेंस शीट क्लब स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, वो हमें पता है, बस सेपरेट एसेट भी लिखे हैं काफी। इट विल बी शोन एज अ सेपरेट एसेट। हाउएवर द एक्सपेंस रिलेटिंग टू प्रोविजन may be presented net of amount receivable। तो P&L में इसको क्या करने की इजाजत है, बोलें, नेट करके शो करने की इजाजत है। अच्छा जी, रीस्ट्रक्चरिंग हमारे बिजनेस की कब होती है? ऑब्वियसली जब हमारे बिजनेस की कोई लाइन टर्मिनेट हो जाए। मिसाल के तौर पे नेस्ले वाले कहें कि हम पानी बनाना बंद कर रहे हैं, अब लोगों को पानी बेचें, नलके लगाओ, नलके लगाओ, पानी बेचें लोगों को। तो इसको कहते हैं, नेस्ले वालों ने अपने बिजनेस की क्या कर ली, रीस्ट्रक्चरिंग। जूस बेच रहे हैं, चॉकलेट्स बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, लेकिन क्या नहीं बेच रहे, पानी नहीं बेच रहे। तो किसी बिजनेस को बंद करना या बिजनेस की लाइन को बंद करना, लाइन को बंद करना, दैट इज कॉल्ड एज रीस्ट्रक्चरिंग। तो अभी हम रीस्ट्रक्चरिंग की क्या पढ़े हैं, एग्जांपल्स। किसी मुल्क में, किसी रीजन में जाके बिजनेस को बंद कर देना। तो 4 मुल्कों में कारोबार जारी रखें और जाके जो है वो आप जर्मनी में कारोबार बंद कर दें, या एक जगह से दूसरी कंट्री में बिजनेस शिफ्ट कर लेना, इसको भी माय डियर क्या कहते हैं। तो ये इनमें से कोई बात भी आ जाए पेपर में, ये याद नहीं कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा ये याद करें, ये बस 4-5 आपको नाम जहन में होने चाहिए कि ये आए तो आपको याद आ जाए कि ये रीस्ट्रक्चरिंग में पड़ा था, बस इतना सा याद होना चाहिए। चेंजेस इन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर तो चेंज हो सकता है। एलिमिनेटिंग अ लेयर ऑफ मैनेजमेंट, 3-4 मैनेजर्स को आपने हटा दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, आपने एक मैनेजर को सिखा दिया, उसने कहा चारों का काम मैं ही कर लिया करूंगा, तो दैट इज एलिमिनेटिंग अ लेयर ऑफ मैनेजमेंट। या फिर फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी रीऑर्गेनाइजेशन करें, जैसे मटेरियल इफेक्ट फोकस ऑफ बिजनेस,
यानी कि नेचर ऑफ फोकस उठा के बदल दें। पहले आप जो है वो गन्ने से जो है वो रस निकालते थे, अब आपने जो है वो पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया, अब आप लोगों ने खिलौने बनाने शुरू कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया। तो ऑल टुगेदर बिजनेस उठा के बदल दें। दिस ऑल इज कॉल्ड एज रीस्ट्रक्चरिंग। अच्छा जी, रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से नॉर्मली एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइज हुआ करेगी, लीगल ऑब्लिगेशन बहुत रेयर अराइज हो। रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइज होगी। आपने नवंबर में कम्युनिकेट कर दिया that we will close, भाई ये ना गौर से समझ रहे हैं सारा, we will close water division in April 2015। तो आपने कम्युनिकेट कर दिया कि मैंने अगले साल कम्युनिकेट कर दिया। अब आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई, अब आप रिवर्स नहीं कर सकते। डिसाइड नहीं किया, कम्युनिकेट कर दिया कि मैं अगले साल किस महीने में, अप्रैल के महीने में जाके मैं यहां पे जाके बिजनेस क्या करने लगा हूं, बंद करने लगा हूं। अब ऑब्वियसली इतने महीने आप फैक्ट्री चलाई रखें पानी की, कोई मसला नहीं, इतने महीने आप फैक्ट्री चलाएं और फैक्ट्री चला के जो है वो बॉटल्स भी बनाएं, बॉटल्स बना के बॉटल्स बेचें भी। लेकिन ये जो टाइम आपने दिया है, ये टाइम मिसाल के तौर पे मैं कहूं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये टाइम आपने एम्प्लॉयज को दे दिया है कि इधर उधर नौकरियां ढूंढना शुरू कर दें, सीवी भेज दें, सब कुछ कर दें, ये टाइम उनको मिल गया है। ठीक है जी। प्लान के मुताबिक आपका प्लान ये है, ये प्लान सारा इस दिन बनेगा। आपका प्लान ये है कि 48 एम्प्लॉयज को आपने करना है रिडंडेंट, नौकरी से निकालना है, और 2 एम्प्लॉयज को आपने रिटेन का लफ्ज सही है, मेरे ख्याल से सही है, हाँ, रखना है अपने पास, उनको निकालना नहीं है। 2 एम्प्लॉयज को अपने पास रख लेंगे और 48 को निकाल देंगे। 50 को बुला के नहीं करना, 50 को बुलाना है, वाटर गन मैंने पकड़ी हुई है, हमेशा ही ऐसी सोच। 50 को बुला के उनको कहना है कि आप में से 2 खुश नसीब के नाम लिए जाने लगे। रशीदा इधर आ जाओ, काके मन्ने इधर आ जाओ। इन दोनों को आप जूस डिवीजन में शिफ्ट कर दें। ये आपके बड़े लॉयल एम्प्लॉयज हैं, आपके साथ बहुत अरसे से हैं, इनको आप जूस डिवीजन में शिफ्ट कर दें। बाकी 48 को कहें भाईजान आप अपने घर जाओ, अब जो है वो कारोबार हमारा बंद हो गया। तो यहां खड़े होकर सारी प्लानिंग करें, यहां खड़े होकर सारी प्लानिंग करें, और यहां खड़े होकर एंट्री करें एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। यहां कर दें या ईयर एंड से पहले कर दें, क्योंकि पास्ट इवेंट इज कम्युनिकेशन। यहां प्रोविजन क्रिएट कर लें। 48 लोगों को मैंने 1-1 लाख देना है, 48 लोगों को मैंने 1-1 लाख देना है, जिसको आप टैक्स की क्लास में कहते थे कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टैक्स की क्लास में कहते थे आप कि नौकरी से निकालने के लिए, रिडंडेंट करने के लिए जो लोग जान नहीं छोड़े होते, उनको हम थोड़ा सा लालच देते हैं कि तुम्हें लाख रुपया दे दिया करेंगे, हमारी जान छोड़ो। इसको कहते हैं कंपनसेशन और रिडंडेंसी, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये 48 एम्प्लॉयज को हम ऑल टुगेदर नौकरी से निकाल देंगे, और अगले साल जब इनको पेमेंट्स होंगी तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन डेबिट, कैश क्रेडिट। आज ये भी सुन लें, लिखने की जरूरत नहीं भी, इसको कहते हैं प्रोविजन यूज हो गई। प्रोविजन जिस मकसद के लिए प्रोविजन बनाई उसके लिए यूज हो गई। आने वाले दिनों में हम स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ेंगे, प्रोविजन जिस लिए बनाई है उसी लिए यूज करना। बाद में इस 48 लाख को किसी कोर्ट केस के अंदर पे ना कर देना। ये 48 लाख प्रोविजन जिस मकसद के लिए बनाई है उसी मकसद के लिए अगले साल हम क्या करेंगे, यूज भी करेंगे। तो एंट्री होगी प्रोविजन यूज करने की, ये यूज होती है, पेमेंट नहीं कहते इसको, प्रोविजन यूज हो गई, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। सो हम पेपर में सवाल लिख के आया करेंगे, बिफोर 31 दिसंबर द मैनेजमेंट हैज मेड अ फॉर्मल प्लान फॉर रीऑर्गेनाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग and that plan has also been communicated. Therefore, it raises a constructive obligation and the past event in this case is communication.
So a provision should be recorded because the payment is probable, बल्कि certain ही है तकरीबन, because the payment is probable, outflow of resources is probable and a reliable estimate of 48 lakh is made, which is the amount which we are going to pay to the redundant employees. तो इसकी हम प्रोविजन बना दिया करेंगे। तो हम एक देखा करेंगे रिडंडेंसी कॉस्ट, इसकी प्रोविजन बनाएंगे। लेकिन यही हमने प्लान कर लिया कि हम ये जो 2 एम्प्लॉइज हैं, ये तो 48 की बात हो रही है ना, ये जो 2 एम्प्लॉइज हैं, इन एम्प्लॉइज को, चीजें मिक्स ना हो जाए, 2 लाख पर पर्सन कर लें, बंदे 48 ही रखें, 2 लाख पर पर्सन। अच्छा, 48 को तो नौकरी से निकाल देंगे हम, बाकी जो 2 एम्प्लॉइज हैं उनकी हम ट्रेनिंग करेंगे, रीट्रेनिंग करेंगे, ताकि उनको जूस के डिवीजन में शिफ्ट करें, वरना उधर 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 नहीं जाके पानी डालते रहना है। तो बाद में जब लोगों ने स्ट्रॉ डालना है तो अमी मैंगो पानी। ट्रेनिंग और मार्केटिंग करें। अगर वो लोग ये 2 एम्प्लॉइज मशहूर हैं और लोगों को पता है इनके बारे में, तो इनकी भाई यही मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट फारग हो गया, क्योंकि आप उससे किसी से बात कर रहे थे। इस तरह थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट करके फारग होते हैं। और आप इन्वेस्टमेंट्स करें, इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट फारग हो गया, इधर इन्वेस्टमेंट करें इन न्यू सिस्टम, इन्वेस्टमेंट करें इन न्यू सिस्टम। हमने तो बड़ों से सुना है, जिनसे दीन की आवाज सुनने जाते हैं, वो कहते हैं पूरे जिस्म को कान बना लिया करें, यानी यू शुड बी अटेंटिव लाइक। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम, इसकी प्रोविजन नहीं बनानी है आपने। इसकी प्रोविजन बनाने से स्टैंडर्ड ने मना कर दिया है, बिकॉज ये रीस्ट्रक्चरिंग का खर्चा तो वाजे नहीं है, ये आपके फ्यूचर बिजनेस में हेल्प करेगा। तो स्टैंडर्ड कहता है कि इसको रीस्ट्रक्चरिंग का खर्चा मैं नहीं मान रहा, और वाजे उसने कह दिया कि इसको रीस्ट्रक्चरिंग के खर्चे से बाहर निकाल दें, रीस्ट्रक्चरिंग के खर्चे से बाहर निकाल दें। तो आप यहां खड़े होकर बेशक सोचें कि मैंने 2 लाख में एम्प्लॉइज को ट्रेन करना है, लोगों को बताना है मार्केटिंग करके, इनको नए लैपटॉप लेके देने हैं, इनको नए कंप्यूटर्स लेके देने हैं, इनके लिए नई चेयर्स लगाएंगे हम उधर, सारा आप जूस डिवीजन में इनको शिफ्ट करने का प्रोग्राम बनाएं, लेकिन इसकी हम रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन नहीं बनाया करेंगे। आगे बात को मुकालना नहीं है, बात को एक ही गो के अंदर हमने खत्म करना है, हाइब्रिड में बातें ना करें, ये कॉन्सेप्ट है सारा एक ही गो में खत्म हो रहा है। अच्छा जी, अगला मसला आएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 2 एम्प्लॉइज का मसला आपसे डिस्कस हो गया। नंबर 5, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस और एनआरवी लॉस। अच्छा, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस को तो ये स्टैंडर्ड डील नहीं करेगा, एनआरवी लॉस को IS2 डील करेगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। यहां पे हमारे पास 2 बॉटल्स पड़ी हुई हैं जो हमें पता है कि अगले साल सस्ती बिकनी है कॉस्ट से, इस पे लगाएंगे हम IS2, क्योंकि ये पड़ी हुई बॉटल्स हैं। ये कौन सी बॉटल्स हैं? पड़े हुए स्टॉक पे लगता है IS2, इसको कहते हैं NRV। NRV लॉस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक फोरसीन लॉस होता है, इसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। लेकिन फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस पे IS2 नहीं लगता। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस बिल्कुल रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस सुनिएगा, जिंदगी में आपको पहली दफा बताया जाने लगा फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ये है कि आप घर बैठे हुए हैं और आपने सोचा कि मैं जनरेटर खरीदूंगा 10,000 रुपए का लाहौर से और शेखुपुरा जाकर 8,000 का बेचूंगा। किसी ने फोन करके बताया, यार शेखुपुरा आपने आने का प्रोग्राम कर रहे हो? कहा हाँ, कि यहां तो 8,000 का बिकना है आपने। अब आपने सोचा 31 दिसंबर को खड़े होके कि मैं जनवरी में 10,000 का जनरेटर लाहौर से खरीदूंगा और फरवरी में जाके मैं शेखुपुरा 8,000 का बेचूंगा। क्या ये पड़ा हुआ है मेरे पास? ये है फ्यूचर में अगर ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा। तो सही बात है, घर वाले पागल ही हुए कि खरीदो ही ना, खरीदो ही। फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा, अगर ऑपरेट नहीं करेंगे। अच्छा, दुकान में आप एक दुकान जहन में लाएं, दुकान में 2 बोतलें पड़ी हुई हैं। अब दुकानदार ने 50 रुपए की खरीदी हैं, ठीक है। उन बोतलों का कोई ढक्कन तोड़ गया, गैस उतर गई,
अब दुकानदार को पता है वो 50 वाली बोतल जो है वो हमारे जैसे ने शरबत समझ के 10 रुपए की ले लेनी है। तो अब ये जो 2 बोतलें पड़ी हुई हैं 50 रुपए की, ये 10 रुपए की बिकनी है, तो दुकानदार इन पे एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करे। लेकिन अगर दुकानदार ये कहे कि इसके अलावा मेरा इरादा है वैसे कि फलां जगह से जाके जूस खरीदूं 50 रुपए का और शायद बच्चे 30 रुपए का लें, बच्चे इतने ज्यादा पैसे नहीं देते, तो ये भी मेरा इरादा है, इंशाल्लाह अगले साल ये भी मेरा प्रोग्राम है और मैं करूंगा, और लॉस लूस आ गया कहते हैं मैं बर्दाश्त करूंगा, कोई मसला नहीं। मैं असल में ना यहाँ इस मार्केट में थोड़ा नाम बनाना चाह रहा हूँ, 50 रुपए के जूस लाऊंगा मैं, इंशाल्लाह इरादा भी है मेरा, 50 रुपए के जूस लाऊंगा, 30 रुपए के बेचा करूंगा, आहिस्ता 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 जब लोगों से दोस्ती बन जाएगी फिर मैं इंशाल्लाह प्राइसेस भी बढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो इट इज नॉट एनआरवी लॉस बिकॉज स्टॉक हमारे पास पड़ा नहीं हुआ, इट इज अगर मैं फ्यूचर में ऑपरेट करूंगा तो लॉस आएगा, नहीं करूंगा तो नहीं आएगा। अच्छा, तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस बिजनेस में हमें उम्मीद होती है आने की, और कई दफा हम उनको बर्दाश्त भी करते हैं खुशी से, कोई मसला नहीं। जैसे कॉलेज वाले जो है, मिसाल के तौर पे मैं आपको हमारे कॉलेज की मिसाल दूं, एसीसीए शुरू कर लिया इन्होंने। अब अगर एसीसीए शुरू कर लिया है तो एसीसीए में अगले मिसाल के तौर पे 2 साल इनको फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ही नजर आ रहे हैं कि हमें ऑपरेट करने से लॉस ही आने, लेकिन खुशी से कर रहे हैं क्योंकि कभी ना कभी इनको उम्मीद है कि प्रॉफिट्स आना शुरू होंगे। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस क्या है कि प्रिंसिपल साहब अपने कमरे में बैठे हुए हैं और बैठ के सोच रहे हैं कि सर आसिफ को और सर उमैर को इतनी तनख्वाह देनी है मैंने पढ़ाने की, और बच्चे क्लास के अंदर जो है वो इतने तो आने नहीं जितने सीए में आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता नाम बनेगा तो रेवेन्यू कम आएगा, थोड़े अरसे के लिए रेवेन्यू कम आएगा और खर्च, लॉस तो नहीं, खर्चे ज्यादा होंगे, रेवेन्यू कम आएगा खर्चे, इट इज कॉल्ड एज, इसकी एंट्री नहीं बनती मेरे भाई। क्यों? आप उनको क्या कहेंगे? दिस लॉस इज अवॉइडेबल, दिस लॉस इज, इफ यू विल ऑपरेट लॉस आएगा, इफ यू विल नॉट ऑपरेट। लेकिन अगर कोई पड़ा हुआ स्टॉक है दुकान पे, बिस्किट है उसका पैकेट फट गया है, पड़ा हुआ, उसको भी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस कहेंगे। फ्यूचर में ऑपरेट करें ना करें, ये लॉस तो आपको आना ही, बल्कि आपकी कोशिश होगी किसी तरह मैं ऑपरेट करके जल्दी जल्दी इसको बेचूं ताकि जो भी होने पोने दाम मुझे मिलने हैं वो आए। So there is a hell of difference between NRV loss and future operating loss. तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस के बारे में भी मैं कुछ उर्दू में फिक्रा भी आपको लिखवा देता हूं ताकि आपको याद रहे। लेकिन एनआरवी लॉस जो है पड़े हुए स्टॉक पे होता है। किस पे होता है? पड़े हुए स्टॉक पे। और आखिरी चीज जिस स्टैंडर्ड ने मना की, एक्सपेक्टेड गेन, एक्सपेक्टेड गेन ऑन एसेट्स। इन अप्रैल कर लेना, इन अप्रैल में आपने जो है ना कोई एसेट्स बेचने हैं, जाहिर बात है मशीन बेचेंगे, लैंड बेचेंगे, बिल्डिंग बेचेंगे। जहां पे क्या बन रहा था? जूस, पानी, जहां पानी बन रहा था उसकी मशीन बेचेंगे। ये तो आईएस 16 डील करेगा ना, ये तो आईएस 16 डील करेगा। या इसकी प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन तो है भी नहीं, प्रोविजन का तो किसी ताल्लुक भी नहीं। तो अगर फ्यूचर में कोई गेन्स आने हैं या फ्यूचर में लॉस आने हैं एसेट्स वगैरह बेच के, मशीनें वगैरह बेच के, तो उनको भी हमारा स्टैंडर्ड डील नहीं करेगा, बल्कि इनको क्या डील करेगा? आईएस 16। चलें जी, खूबसूरत सा करके जो है वो नोट कर लें। रीस्ट्रक्चरिंग, आज आके ना ये चीज बची है, इसकी प्रोविजन बनानी है। जो जाने वाले लोगों को मैंने क्या देने हैं? पैसे देने हैं। 96 नहीं, ये 48 एम्प्लॉइज हैं। प्रोविजन कितने? अच्छा, चलें ठीक है। 96, 48 एम्प्लॉइज, इनकी प्रोविजन बनानी है। बस जहां मैंने टिक लगाया, करें जरा अच्छा सा नोट करें, खुशी खुशी।
चलें जी, हाइब्रिड वाले पे मुतवज्जे हो जाएं। ओके, अच्छा इसकी ना लॉजिक भी लिख के आया करेंगे। इसकी प्रोविजन नहीं बनानी बिकॉज दे रिलेट टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। क्या लफ्ज यूज हुआ है? हाँ, दे रिलेट टू, नॉट अ प्रोविजन बिकॉज इसकी लाइबिलिटी नहीं बनानी बिकॉज दे रिलेट टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। फ्यूचर में ये चीजें फायदा देंगी। ये 2-2.5 दिन में किसी कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया ना कि IS-28 के MCQ डिस्कस होने हैं, तो कोई 1-2 बंदा बरकत के लिए ज्वाइन कर ले मीटिंग, ठीक है? ऐसे क्यों मुंह बनाते हैं? मुंह बनाने के तरीके लगता है सारे सीखे हुए हैं आप लोगों ने। You should be happy. Oh, they are cheering for me. Oh, that's nice. इस तरह के बच्चे कब आएंगे? हमारे बच्चे, अच्छा ठीक है, हमारे बच्चे। अच्छा जी, कल ना आ जाइएगा गलती से। आज नॉर्मल क्लास है, अब नॉर्मल नहीं है। ये मैं अभी वो ना एक्सपेक्टेड गेन ऑन एसेट्स, हाँ डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, ये एक्सपेक्टेड गेन ऑन डिस्पोजल, हाँ एट टाइम ऑफ डिस्पोजल, ये भी मैं पैरा पढ़वाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, एनआरवी लॉस और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस में थोड़ा सा फर्क लिख लें कहीं उर्दू में। एनआरवी लॉस पड़े हुए स्टॉक पे होता है, एनआरवी लॉस तो पड़े हुए स्टॉक पे होता है, और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ऐसा लॉस है कि अगर हम अगले साल चीजें बना के बेचें तो आए। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ऐसा लॉस है अगर हम चीजें अगले साल बना, भी पड़ी नहीं चीज, अगले साल चीजें बना के बेचें तो आए। ओके, नेक्स्ट चलें जी, चलें माय डियर। तुम के रख मोबाइल इस्तेमाल कर, तू टेंशन ही ना ले अपने सीए की। पॉइंट नंबर 72। अच्छा, अब सारे जी बोलें, रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करते अगर डायरेक्टर्स ने प्लान कर लिया और डिसाइड कर लिया और कम्युनिकेट नहीं किया। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, लेकिन अगर डिसाइड करके कम्युनिकेट कर दें तो रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन बनेगी। रीस्ट्रक्चरिंग में जो एम्प्लॉयज रिडेंडेंट होंगे उनकी तरफ जो हम लायबल फील कर रहे हैं उसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो एम्प्लॉयज अपने पास रखना चाह रहे हैं अगर उनको ट्रेन करें, उनकी मार्केटिंग करें, उनको नई चीजें लेके दें तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे। सिमिलरली असल में होता ही है कि जब कोई डिवीजन बंद होने लगता है ना तो लोगों में खबर फैल जाती है, तो लोग फिर इनकी चीज़ की वैल्यू गिरा देते हैं, लोग नए सप्लायर्स की तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं, तो इसलिए हमारी चीज़ की डिमांड गिर जाती है। लेकिन हम खींच तान के धक्का दे के बिजनेस चला रहे होते हैं,
तो फ्यूचर में अगर ऑपरेट करके कोई लॉस आएगा तो उसको हम पेपर में क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। और इसके बाद हाँ कोई पड़ा हुआ स्टॉक अगले साल सस्ता बिकना है, वो तो ऑब्वियसली इस लॉस का नाम क्या होता है, एनआरवी लॉस। और जब कभी मशीनरी वगैरह अप्रैल में बिकेगी, चीजें बिकेंगी अप्रैल में सारी, तो उनके बेचने पे जो लॉस गेन आएंगे उनको IAS 16 डील करेगा, उनको ये वाला स्टैंडर्ड डील नहीं करेगा। अच्छा, ये मैं जितना हाईलाइट करा रहा हूं ना उतना याद करना है। A constructive obligation to restructure arises when and only when an entity has a detailed formal plan for restructuring and it has raised a बोलें formal plan and it has raised a valid expectation in those affected that it will carry out the restructuring। और अगलों के दिलों में इन्होंने क्या पैदा कर दी है, उम्मीद पैदा कर दी है। By announcing its main features to those affected। affected कौन है वैसे, एम्प्लॉइज। तो जो मैंने हाईलाइट किया बेशक वो याद कर लीजिएगा। ये रीस्ट्रक्चरिंग की लायबिलिटी कब राइज होती है, जब हमारा प्लान हो और प्लान आगे बोलें क्या हो गया हो, कम्युनिकेट हो गया। A restructuring provision shall include only the direct expenses. Shall include only the direct expenses. That are necessary and not associated with ongoing activities। necessary लिखाइएगा बस, necessary। तो a restructuring provision shall only include the direct expenses that are necessary and not associated with ongoing। तो पैरा 80 की एग्जांपल लिखें, redundancy cost। रीस्ट्रक्चरिंग करते हुए प्रोविजन उस चीज की बनानी है जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं। ये खर्चा रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से आया हो और फ्यूचर बिजनेस को हेल्प ना करे। बताएं ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हैं, ये रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से आया खर्चा ना, वैसे तो नहीं आना था। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक भी इसमें है, ये केबल की यहां से चेक करवाओ। और दूसरा ऑनगोइंग बिजनेस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इन लोगों को जब हम भेज रहे होंगे घरों में तो इससे हमारे बिजनेस को कोई हेल्प नहीं होगी, बस जान छुड़ाने के पैसे दे रहे हैं। कभी कभी ऐसे आ सकते हैं, वैसे आया नहीं, कि लॉयर को पैसे दिए और इनके एग्रीमेंट्स वगैरह ड्राफ्ट करवाए। इस किस्म की भी चीज़ें फिर आ सकती हैं रिडंडेंसी में। बस रिडंडेंसी के खर्चे इनकी प्रोविजन बनाएंगे, लेकिन तीन चीज़ों की प्रोविजन नहीं बनाएंगे। रीट्रेनिंग और रीलोकेटिंग ऑफ स्टाफ, मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, नेटवर्क वगैरह लगा दिए, वाईफाई लगा दिया उनको। A restructuring provision does not include such costs। तो ये तो याद होगी आपको, इसकी लॉजिक भी ध्यान है। These expenditures relate to future and are not liabilities for restructuring। Such expenditures are recognized on the छोड़ें। तो ये एक्सपेंडिचर्स किसको हेल्प आउट करते हैं, फ्यूचर को। इसलिए इनको छोड़ दें, फिर इनकी रिस्ट्रक्चरिंग, इनकी प्रोविजन ना बनाएं। आइडेंटिफिएबल फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, यानी नजर आ रहे हैं, फ्यूचर में नजर आ रहे हैं। किप्स वालों ने सीए कराना शुरू कर दिया, तो अब ऑब्वियसली अगर उन्होंने कराना शुरू किया तो उनको नजर आ रहे हैं साल 2 तक लॉसेस। इनको कहते हैं फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, लेकिन इनकी प्रोविजंस नहीं होती ना। क्यों? लॉजिक बताइए आपको, मैं भी एक लफ्ज बोला था, ये इनकी लॉजिक बताइए। अवॉइडेबल, ये लॉसेस क्या होते हैं,
लेकिन लोग करते रहते हैं, कोई नहीं, कहते हैं कभी ना कभी तो बिजनेस ग्रो करेगा। और एक और बात भी कल बताई थी कि प्रोविजन तो वो होती है अगर कारोबार बंद भी कर दें तो पे करनी पड़ती है और किसी पार्टी को पे करनी पड़ती है। तो किप्स वाले कहें कि अगले 1 साल तक तो हमें ना अच्छे टीचर मिलेंगे, ना स्टूडेंट हमारे पास आएंगे सीए करने के लिए। अगर आज ऐलान कर भी दें किप्स वाले तो आप लोग नहीं जाएंगे उधर, तो ना अच्छे टीचर मिलेंगे, ना अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे, हमारा खर्चा ही खर्चा है। तो दिस लॉस इज अवॉइडेबल। और जो कहे कि इसकी लाइबिलिटी बनाए, उससे पूछा जाएगा ये किसको देने हैं पैसे, वो कहेंगे अभी तो किसी को नहीं देने, अभी तो टीचर भी नहीं रखे, अभी तो स्टूडेंट भी नहीं रखे, बस सोचा है कि लॉस आएगा। लॉस सोचने पे तो नहीं एंट्रीज होती। आइडेंटिफिएबल फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस अप टू द डेट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, यानी अप्रैल तक। अप्रैल तक अगर कोई भी लॉसेस आपको आने हैं, आर नेवर इंक्लूडेड इन प्रोविजन। हाँ, एक कॉन्सेप्ट आज इंशाल्लाह 15 मिनट बाद हम छोड़ेंगे, आपने उसको कैच करना है। वो कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने, थोड़ी देर बाद बताता हूं, 83 gains on expected disposal of assets are never taken into account in measuring a provision। ये पहले भी हमने पढ़ा था एक दिन, ये एक दिन पहले भी पढ़ा था। मैंने कहा था जैसे प्लांट डिसमेंटल होने हैं, मजदूरों को भी पैसे देने हैं, प्लांट डिसमेंटल होकर गेन भी आना है, इन दोनों को नेट करने की इजाजत नहीं है। तो किसी अक्लमंद, आप जैसे अक्लमंद ने आके कहा कि यार ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो बिजनेस के ओनर, 96 लाख तुमने इन लोगों को देने हैं और प्लांट और लैंड बिल्डिंग बेच के तुम्हें 4 लाख का गेन आ जाना है, तो 96 लाख इन लोगों को दे देना, 4 लाख उधर से पकड़ लेना, तो प्रोविजन ही 92 लाख की बुक कर लो। इसकी नहीं इजाजत। तो बोले गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, वो कोई भी एसेट्स हो, वो मशीन भी हो सकती है, वो इन्वेंट्री भी हो सकती है। कोई पड़ी हुई इन्वेंट्री महंगी बेचनी है, कुछ नहीं, बस छोड़ें। गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एनी एसेट आर नेवर टेकन इनटू अकाउंट इन मेजरिंग अ प्रोविजन। इसको ये कहते हैं पैरा 51 में, आपको सर ने पहले पढ़ा दिया है। ये पैरा 51 जाके पढ़िएगा एक दिन, ये आपको पढ़ा दिया हुआ पहले क्लास में। डन, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The following information pertains to Neptune Limited, which is engaged in the manufacturing of batteries and chemicals। फिलहाल कितनी चीजें बना रही है? 2। क्या क्या? छोड़ें, आप खुद ही पढ़ें। हाइब्रिड में चौथी रो में इस तरह बैठे जैसे कंसोलिडेशन की वर्किंग 1 होने लगी है। जी पहले तो बताएं एंट्री होनी भी है या नहीं होनी, फिर अगली बात तो बाद में है। नहीं माय डियर, 2 साल है ना रिक्वायरमेंट में, ये तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना। 30/15 और 30/16। तो ये तो ऐसा तो ना जुल्म तो ना करे ना आपने, नहीं होनी। ये तो आपने भरे बाजार के अंदर जो है वो हमें शर्मिंदा करा दिया है। क्या अब खत्म हो गया, मैंने पहले पूछा था और मेरी बारी। चलें जी। The following information pertains to Neptune Limited, which is engaged in the manufacturing of batteries and chemicals. On 30 April, Board of Directors decided on 30 April, Board of Directors decided to dispose of the chemical division, which was incurring heavy losses. Batteries बनाते रहेंगे लेकिन chemical division बेच देंगे। The decision was made public on 10 December. Decision was made public on 10 दिसंबर। मेड पब्लिक का क्या मतलब? दिसंबर सही है ना? जुलाई थोड़ा सा आगे कर देना चाहिए, वैसे दिसंबर थोड़ा सा आगे कर दें, यहां कर दें 10 दिसंबर। मेड पब्लिक लिख दूं या कम्युनिकेटेड लिख दूं? जैसे जो पसंद हो आपको। मेड पब्लिक लिख दूं या कम्युनिकेटेड? कम्युनिकेटेड।
हाँ, कभी खुदा ना खास्ता ऐसा सवाल आ जाए ना कि उसमें लिखा हो कि कम्युनिकेट तो कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन कभी भी देख ले मोबाइल, देख ले ये इसको कॉन्सेप्ट निकल गया कम्युनिकेट वाले, निकल जाता है, आए हुए भी निकल जाते हैं, पिछले भी निकल जाते हैं। अब इसको बताना पड़ेगा, वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होती थी, कम्युनिकेट किया जाता, पिछले भी डिलीट हो जाता है मोबाइल इस्तेमाल करने से क्लास में। अच्छा, तो मेड पब्लिक, हाँ मैं ये कह रहा था कि अगर कभी सवाल खुदा ना खासा ऐसा कभी आया नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करती रहती है लेकिन हर दफा वह ऐसे ही काम चला रही है, कभी निकाला नहीं आज तक, 5 साल से ऐलान कर रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो फिर आप बेशक प्रोविजन ना बनाइएगा, ये भी गुंजाइश होती है। लेकिन ऑब्वियसली यहां तो मेड पब्लिक को बस हम समझा करेंगे, बस हम गल निकल गई। अब वही जो आप लोग फिक्रा बोलते हैं कि जान दे देंगे लेकिन जबान से नहीं फिरेंगे, तो अब आप लोग जान दे दीजिएगा लेकिन जबान से ना फिरेगा। आपने जबान दे दी है 10 दिसंबर को कि हम एक कारोबार का हिस्सा अपना क्या करने लगे हैं, बंद करने लगे हैं। तो पहले आप 30/15 के बारे में लिख के आ जाएं, हेडिंग दें ईयर एंड 30/15। जरा थोड़ा सा क्विकली लिखिएगा। A constructive obligation relating to restructuring only arises. A constructive obligation relating to restructuring only arises when there is a formal plan and is communicated as well, is communicated as well to those affected. किनको कम्युनिकेट करना होता है? कम्युनिकेटेड एज वेल, यानी कि प्लान भी बनना जरूरी है और कम्युनिकेट होना भी जरूरी है ना। कम्युनिकेटेड एज वेल किसको? टू दोज अफेक्टेड। ये बात समझ आ गई? आगे however as it is just decided so no provision will be recorded relating to restructuring. As it is just decided so no provision will be recorded, बोले relating to restructuring. ओके होएवर अगले साल जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए, सब बदल गया। अगले साल तो मुनिकेट हो गया, मुनिकेट हो गया। ओके द डिसीजन, अच्छा आईकैप का सोल्यूशन क्या था? नीदर प्रोविजन नॉट डिस्क्लोजर शैल बी मेड as there is no detailed formal plan for disposal and has not made any decision public, thus not arising any constructive or legal obligation. Sort of वही आंसर है। अच्छा 10 दिसंबर को हमने लोगों को ऐलान कर दिया कि हम बैटरी केमिकल्स बनाना बंद कर रहे हैं, ठीक है। एनएल कमेंस नेगोशिएशंस विद वीनस लिमिटेड। वीनस होगा कोई, नेपच्यून का पता नहीं, कोई अलग अलग पार्टी है कोई। वीनस से हमने मार्च 16 में निगोशिएट भी कर लिया है और अल्लाह का शुक्र है अगले साल ये सेल एग्जीक्यूट हो जानी है और हो भी गई है। अगले साल सेल एग्जीक्यूट हो भी गई है, अल्लाह का शुक्र है। 30 जून को हमें पता था कि अगले साल 31 जुलाई को सेल एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर कम्युनिकेट करके बंद भी हमारे साल ही हो गया ना, तो ऐसा सवाल आईकैप में तो कभी नहीं आया, लेकिन आ सकता है कम्युनिकेट करके बंद भी हमारे साल ही हो गया, तो फिर तो प्रोविजन रहेगी नहीं, फिर तो प्रोविजन डेबिट करके उनको कैश पे करके घरों में भेज दिया होगा। इसलिए ऐसा सवाल आज तक कभी नहीं आया। सवाल हमेशा इस किस्म का आता है कि हरकत हुई है इस साल और पेमेंट होगी अगले साल, तो छोटा सा करके इसके बंद तो जुलाई में होगा ना,
ये डिवीजन बंद कब होगा? जुलाई में। तो एक बार याद रखिएगा, सवाल हमेशा ऐसे आया करेंगे, कम्युनिकेट हुआ करेगा हमारे साल, बंद हुआ करेगा अगले साल। जैसे होता नहीं, बिजली इस्तेमाल होती है इस साल, पेमेंट होती है अगले साल, इस तरह का सवाल आया करेगा। घर इस्तेमाल होते हैं दिसंबर के महीने में, किराया देते हैं जनवरी के महीने में, मिसाल के तौर पे। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, ये तो जुलाई और अगस्त में खर्चे किए हैं हमने। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। एक तो हमने रिडंडेंसी कॉस्ट पे की है, दो रिडंडेंसी कॉस्ट पे तो लगेगा ना पैरा 80, पैरा तो रेफरेंस के लिए लिखा करेंगे ना हम, पैरा नंबर 80। स्टाफ ट्रेनिंग फॉर रीलोकेशन टू बैटरी, स्टाफ ट्रेनिंग फॉर रीलोकेशन टू बैटरी, इस पे लगेगा पैरा 81। ऑपरेटिंग लॉस फ्रॉम यकम जुलाई टिल क्लोजर, ऑपरेटिंग लॉस, ऑपरेट करने की वजह से आया, ऑपरेट ना करते तो ना आता। ऑपरेटिंग लॉस फ्रॉम यकम जुलाई टिल क्लोजर, इसका मतलब है फ्यूचर। फ्रॉम यकम जुलाई टिल, सॉरी ऐसे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट देने ना हमने। मुझे ये लग रहा है कि इस लाइन का मतलब है फ्यूचर। अगर आप लोगों को भी लग रहा है तो बता दें, लग रहा है ना फ्यूचर, तो फ्यूचर का लफ्ज नहीं लिखा उसने, बड़ा तेज है, लेकिन फ्यूचर का ऑपरेटिंग लॉस उसने आपको दे दिया। कहते हैं मुझे लग रहा है फ्यूचर में ऑपरेटिंग लॉस आएगा, कितना? 2 का। इज इट अवॉइडेबल? यस इट इज अवॉइडेबल। आप जून में ही डिसाइड कर लें इसको बंद करने का और बैटरीज ना बनाए जुलाई में। ये पड़ी हुई बैटरी सस्ती बिकी हैं, ये फ्यूचर में ऑपरेट करने की वजह से लॉस आया, और अगर ऑपरेट ना करते तो लॉस ना। तो इस पे कौन सा पैरा लगेगा? अच्छा ये कैसे पता चले ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है? फ्रॉम जुलाई टिल, ठीक है। ये कौन सा पैरा है? पैरा 82। अच्छा अब ये आसान है, ये मैं आपको नहीं लिखवा रहा, ये मैं आपको सिर्फ अभी पढ़वा दूंगा। इसकी प्रोविजन बनानी है, इन दोनों की प्रोविजन नहीं बनानी। अब सुन लें। As there is a formal plan and it has properly been communicated and the sale with the Venus Limited has also been negotiated, ये सब कुछ शुरू हो चुका है। So there will be a constructive obligation for restructuring. In this case, the restructuring will be recorded at rupees 10 million, 10.5 million, which is restructuring cost, which is redundancy cost. Because ये वैसे because लिखना जरूरी नहीं होता, because it is necessary and it is not associated with ongoing activities. However, a restructuring provision will not include the retraining or relocation of staff of rupees इतने million, because these expenditure relate to future conduct of business. Further, the future operating losses up to the date of restructuring amounting to rupees 2 million are also not included in Meyering provision. For further details, you can contact me on my Abu number. ओहो यार आईकेप ने तो इतना छोटा सोल्यूशन दिया है, ये तो दीवानगी है ना, इतना छोटा सोल्यूशन तो नहीं होते आप। The provision should be recorded because the past event is the communication of the plan to the public, which creates a valid expectation. However, the provision should only be recorded for the redundancy का। ये गलत किया इसने, अमाउंट्स वगैरह लिखनी चाहिए थी। IS 37 प्रोहिबिट द रिकॉर्डिंग ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज इन स्टाफ ट्रेनिंग, बिल्कुल अधूरा सोल्यूशन है। आप लोगों ने क्या लिख के आना है, बोले जैसे बाकी एग्जामिनर्स लिखते हैं, बोले बोले बोले। आर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, इसने पता क्या किया, इसने इन दोनों के साथ एक ही लाइन लिख दिया, IS 37 प्रोहिबिट। लेकिन हम नहीं ऐसे लिख के आएंगे, हम लिख के आएंगे आर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन विल नॉट इंक्लूड द रीट्रेनिंग और बिकॉज दीज रिलेट टू। तो ये मैं लिखवा इसलिए नहीं रहा कि यही वाली अंग्रेजी आपने लिख के आनी। डन जी। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट आपने का पता नहीं क्या होने लगे। दूसरा पार्ट बनाओ, बनाओ आज।
मुस्कुरा के देखें